नमस्कार। मेरा घर न्यूज़ नेशन का ये कार्यक्रम जो विचार मंथन के लिए हमने आयोजित किया है, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात को लेकर है कि ग्राहक जो खास करके घर का सपना देख रहा है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी चाहता है कि उसके सर पर एक छत हो, वो छत जिसमें वो खुद महफूज रहे, उसका परिवार महफूज रहे। लेकिन क्या आज उसके हितों की सुरक्षा हो रही है? क्या आज बिल्डर्स को वो तमाम फायदे मिल पा रहे हैं जिसके जरिए वो ग्राहकों को बेहतर से बेहतरीन चीज़ दे सके? जाहिर सी बात है, इसे लेकर कई तरह की दुविधाएं थीं, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया जिसका अनुसरण अब तमाम राज्य सरकारों ने किया है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि जुलाई के महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने रेरा कानून को अमली जामा पहनाया। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद विशेषकर देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का, जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री सतीश महाना जी का, ब्रजेश पाठक जी का, स्वतंत्र सिंह जी का, प्रोफेसर एस सिंह बहेल जी का, चेतन चौहान जी का, सुरेश राणा जी का, मोहसिन रजा साहब का, ओपी राजभर जी का और सुरेश पासी जी का। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सबों ने अपना बहुमूल्य वक्त हम सबों को यहाँ दिया है और इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम सब ये सपना देखते हैं कि हम सब के पास एक घर हो, और इस घर के लिए हम अपनी जीवन भर की कमाई दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। दिक्कतें बहुत आईं और जाहिर सी बात है, इन दिक्कतों की वजह से अब सरकार ने कदम उठाया। रेरा एक ऐसा कानून, एक ऐसा जरिया जिसके जरिए अब लोगों के हितों की सुरक्षा हो रही है और उसके साथ साथ रियल एस्टेट पूरे सेक्टर को सुरक्षा मिल रही है और उसे बहुदाय तरीके से विदेशी निवेश भी मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस बढ़ चढ़कर इस कानून को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अगले साल की शुरुआत यानी कि 2018 जनवरी से पहले 50,000 लोगों को उनका घर दिलाने का वायदा अमली जामा के तौर पर ही नहीं बल्कि पूरे तौर पर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए उसे कराया जा रहा है, ये सब कुछ अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इससे पहले कि मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूं कि वो अपने विचार हमसे साझा करें, एक छोटी रिपोर्ट देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से पिछले 6 महीने में ऐसे कदम उठाए हैं जिसका अनुसरण शायद अन्य राज्यों को भी करना चाहिए। रोजी रोटी की तलाश में हर साल लाखों लोग शहरों की ओर रुख करते हैं। पहले किराए के मकान में गुजारा होता है, फिर शहर में अपना आशियाना बनाने की ख्वाहिश जन्म लेती है। लंबी पड़ताल, बजट, लोकेशन और साइट विजिट जैसी तमाम कवायदों के बाद लोग अपनी बचत से जुटाई गई रकम को किसी प्रोजेक्ट में निवेश कर देते हैं। हर किसी को उम्मीद होती है कि बिल्डर के वादे के मुताबिक तय वक्त पर घर का सपना साकार हो जाएगा, लेकिन कई बार बिल्डर निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। अक्सर तय वक्त पर निवेशकों को फ्लैट नहीं मिलता। नतीजतन एक तरफ निवेशक घर का किराया चुका रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर बैंक से लिए गए लोन की EMI भी हर महीने चुकता करनी होती है। अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही 3 लाख से भी ज्यादा निवेशक बिल्डरों की लेट लतीफी के शिकार हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट के समय से पूरा न होने के कारण बिल्डर्स और बायर्स के बीच भरोसे को लेकर संकट खड़ा हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू किया। यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी तादाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें लाखों लोग फ्लैट के खरीदार हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कई बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थीं। निवेशकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अलग व्यवस्था बनाई। जो बिल्डर्स ठीक काम कर सकते हैं उन बिल्डर्स को मौका दे करके शासन इसको आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते उनके साथ को डेवलपर दे करके बायर्स को उसकी जो उसका हक है वो देने की व्यवस्था। और तीसरे में जो लोग कर नहीं सकते, जिसके साथ को डेवलपर भी नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी हम अपनी एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। जहां पर हमें लगेगा कि बिल्डर अभी भी चीटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके बाद आगे के सभी विकल्प हमारे सामने खुले होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती जुलाई में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पोर्टल www.up-rera.in को लॉन्च किया।
इस पोर्टल पर बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। इसके बिना बिल्डर अपने प्रोजेक्ट का विज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं। साथ ही निवेशक बिल्डर के खिलाफ इस मंच के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा के नियमों के मुताबिक कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट के प्लान में बायर्स की सहमति के बगैर बदलाव नहीं कर सकता। बिल्डर या डेवलपर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं लगा सकता। साथ ही प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं बल्कि कारपेट एरिया पर करना जरूरी है। पोजीशन में देरी होने पर या कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर बिल्डरों को ब्याज और जुर्माना दोनों देना होगा। कोई बिल्डर खरीदार के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा बिल्डरों को खरीदारों से लिया 70% पैसा प्रोजेक्ट के अकाउंट में ही रखना होगा। अगर आपको किसी बिल्डर से शिकायत है तो आप यूपी रेरा के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी बिल्डर या प्रोजेक्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको यूपी रेरा के पोर्टल www.up-rera.in पर जाना होगा। इसके बाद कंप्लेन वाले ऑप्शन में जाकर 3 सूचनाएं देनी होती हैं। सबसे पहले प्रमोटर्स का नाम, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम और प्रॉपर्टी बुक कराने वाले एजेंट का नाम। इसके बाद शिकायतकर्ता अपनी डिटेल देता है जिसमें पेमेंट रसीद संख्या, तारीख, रकम का ब्यौरा शामिल है। बाकी ब्यौरे में प्रोजेक्ट से जुड़ा मामला भी बताना होगा। मसलन अगर इससे जुड़ा केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उसकी भी डिटेल देनी होगी। इसके लिए 1000 रुपए की फीस रेरा में जमा करानी होती है। यूपी में रेरा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोर्टल लॉन्च होने के महज 24 घंटे में 20,000 शिकायतें दर्ज कराई गईं। सूबे में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन के बाद अब आरोपी बिल्डरों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। रेरा ने पहली कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रेशन न कराने वाले 39 बिल्डरों को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अलग अलग प्राधिकरणों की शिकायत निस्तारण के लिए नोडल सेंटर भी बनाए गए। जाहिर तौर पर यूपी में रेरा के गठन के बाद निवेशकों को एक प्रभावी मंच मिला है जहां वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और समाधान की उम्मीद भी कर सकते हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि रेरा के जरिए न सिर्फ निवेशकों को सहूलियत दी जाए बल्कि बिल्डरों को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विकास पर शानदार काम हुआ है। यही वजह है कि राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है और यूपी में रेरा की सफलता भी सुनिश्चित की जा सकी है। हमारी ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जब से वेबसाइट लॉन्च हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैसे लोगों का विश्वास बढ़ाया, या यूं कहें कि शिकायतों की फहरिस्त भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी, अब तक तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 3000 का निवारण हुआ है। मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि आप सबसे पहले अपनी बातों को हमारे सामने रखें कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, भविष्य की योजना आपकी क्या है और कैसे आप बिल्डर और बायर दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। मैं न्यूज नेशन को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर न केवल सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, तो इस ज्वलंत विषय को उठाकर के वर्षों से, पिछले 10 साल 12 साल से जो बायर्स परेशान थे, उनकी समस्या के समाधान के लिए एक सार्थक पहल भी की है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए हुए अभी 8 महीने हुए हैं जी, और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अपनी कार्य योजना लागू की है, इसमें भारत सरकार की तर्ज पर रेरा एक्ट को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। सर्च कमेटी में नाम आने के साथ ही अब ये सारे नाम चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं, उनके द्वारा नामों का चयन होकर के बाद में विधिवत उसका गठन होना है। लेकिन हमारा रेरा एक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे भी प्रदेश के अंदर
2022 का एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सन 2022 तक देश के अंदर कोई भी ऐसा गरीब न हो जिसके पास सिर ढकने के लिए छत न हो। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 24 लाख आवास बनने हैं और शहरी क्षेत्र में 15 लाख आवास। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने आने के साथ ही प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 9,70,000 आवास की अपनी कार्य योजना न केवल बनाई है, अपितु अब तक हम लोग लगभग 8,70,000 से अधिक आवास गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे कार्य पूरे होने जा रहे हैं। कुछ में सेकंड की किस्त हम लोगों ने जारी कर दी है, कुछ में पहली किस्त अभी जारी हुई है। शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों के सामने जो लक्ष्य है कि 2022 तक 15 लाख आवास हम लोगों को बनाने हैं। और इस वर्ष जो कार्य हम लोगों ने अभी तक प्रारंभ किया है, केवल हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा 1,61,000 आवास की स्वीकृतियां अपनी जारी की जा चुकी हैं। उनके धनराशि भी इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 2.5 लाख की राशि इसमें हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 1.5 लाख भारत सरकार सहयोग कर रही है और 1 लाख प्रदेश सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में अब तक हम लोग लगभग 7,500 आवास गरीबों को उपलब्ध करवा चुके हैं। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे जी और कुछ अन्य नगरीय क्षेत्रों में जो बिल्डर्स वर्षों पहले बायर से पैसा तो ले चुके थे, लेकिन उन्होंने उस पैसे बहुत सारा भुगतान बहुत सारे बायर्स कर चुके थे, लेकिन आवास उपलब्ध जो नहीं करा पाए थे उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना। एकाएक जो आपने बताया कि लगभग 3 लाख से ऊपर ऐसे मामले हैं जी, और इस पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया और इसी को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि एक मंत्रिमंडल का एक समूह हम लोगों ने बनाया है। हमारे नगर विकास और शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी और हमारे गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेश राणा जी, 3 मंत्री इस पूरे कार्य को देख रहे हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एक्सप्रेसवे पे जो भी बिल्डर और बायर से जुड़ी हुई समस्या है। हम लोगों ने दिसंबर तक 50,000 आवास बायर्स को उपलब्ध कराने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 32,000 आवास तो बनकर के तैयार हो चुके हैं। शेष 18,000 के लिए भी कार्य योजना तैयार करके प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र ही इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करके और ये आवास भी बायर्स को उपलब्ध कराएं, जो वर्षों से जिन्होंने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई आवास पे खर्च करने की सोची थी और अब तक उन्हें आवास नहीं मिल पाया है, तो उन्हें आवास प्राप्त हो। और उस प्रकार की एक कार्य योजना जहाँ हम लोगों ने लागू की है, वहीं साथ ही साथ ये भी तय कर दिया गया है कि जितने भी बिल्डर हैं इन सब का ऑडिट कराने जा रहे हैं। ये कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है जी। हम लोगों ने उसकी 3 श्रेणियां तय कर दी हैं। एक में जो बिल्डर संवाद बनाने से बायर्स की समस्या का समाधान करके उन्हें एक समय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, जिसे हम को डेवलपर देने जा रहे हैं। और तीसरा, जो नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसके खिलाफ बाद में हम कार्रवाई करने के लिए भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कुछ के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई अब तक की भी है जी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश ने जब अपना रेरा की जो अपनी वेबसाइट बनाई,
ये देश की सबसे लोकप्रिय साइट में एक है जी। 12.5 करोड़ लोगों ने अब तक इसको देखा है और बड़ी मात्रा में हमारे पास रेरा के अंतर्गत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट हैं लगभग 2000 से ऐसे अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जो न्यू प्रोजेक्ट हैं उसमें से लगभग 250 के आसपास हुए हैं और जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समयबद्ध ढंग से उसके निस्तारण के लिए भी एक कार्रवाई का एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। वो कार्रवाई इसमें सरकार के स्तर पर, रेरा के स्तर पर, हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। बिल्डर और बायर्स की समस्या का समाधान करने के साथ साथ भारत सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री जी के उस मंशा के अनुरूप कि 2022 तक जी शहर हो या गांव, हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा सकें। शहरी क्षेत्र में नियमों में शिथिलता कितनी हो सकती है इसके लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है। ये कार्य चल रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 24 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्र में देने हैं और 15 लाख आवास शहरी क्षेत्र में। PMGSY के अंतर्गत इन आवासों को तो हम उपलब्ध कराने में सफल होंगे ही जी। साथ ही साथ हम लोग जो बिल्डर और बायर्स की समस्या है प्रदेश के अंदर, खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, इन सब में इनका समस्या का समाधान करने में भी हम लोग सफल होंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे कई सवाल हैं जो आपके सामने अक्सर आते रहते होंगे, जिसमें एक प्रमुख सवाल ये आता है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं और जनहित में आपकी कार्रवाई जो ठोस तरीके से सामने वो भी है। आपने खुद ही बताया 32,000 फ्लैट्स आप दिलवा रहे हैं दिसंबर तक, लेकिन ऐसे बहुत समूह हैं बिल्डरों के जो अभी भी सरकार की बातों को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। उनके प्रति आपका रुख क्या होगा? देखिए, हमारा मंत्रिमंडल समूह ऑलरेडी इसको देख रहा है। हम लोगों ने कैटेगरी तय कर ली है। ये कैटेगरी केवल कोई दिखावटीपन नहीं है, ये प्रदर्शन के लिए या मीडिया में न्यूज़ बनने के लिए नहीं है। ये कैटेगरी इस बात को लेकर के है कि जो बिल्डर ईमानदारी के साथ बायर्स की समस्या का समाधान करना चाहेगा, सरकार उसके साथ उतनी संवेदनशीलता के साथ पेश आएगी। लेकिन जो बिल्डर इस सब के बावजूद अपने पुराने ढर्रे में बदलाव नहीं करेगा, सरकार उसके साथ उतनी सख्ती से निपटेगी भी। और रेरा के अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ भी हुई है और आगे हम लोग नहीं चाहते हैं कि रियल एस्टेट का जो ये सेक्टर है इस पर कोई बुरा असर पड़े जी। हम लोग बायर्स की समस्या का समाधान भी चाहते हैं, बिल्डर्स को भी समस्या ना हो, लेकिन अंततः बायर्स के हितों को प्राथमिकता देकर के हम लोग कार्य करेंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक और बड़ी समस्या है मुख्यमंत्री जी कि हालांकि अनिवार्य है कि सभी बिल्डर्स को रेरा के प्रति अपनी संजीदगी दिखानी है, उन्हें रजिस्टर भी कराना है अपने आप को, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो अभी भी पैर घसीट रहे हैं इसमें। क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश आप जारी करने जा रहे हैं? देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बनने के बाद तो यह सबके लिए आवश्यक है कि बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन के वह कोई भी कॉलोनी बेच नहीं सकता, कोई भी इस प्रकार के कारोबार में वह आगे बढ़ नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि 2000 से ऊपर प्रोजेक्ट का इसमें रजिस्ट्रेशन होना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं 2000 के तो जी, और 250 जो हैं ये नए प्रोजेक्ट आए हैं। ये इस बात को दिखाता है कि लोग संवेदनशील, इसके प्रति लोगों की संवेदनशीलता है, जानकारी ले रहे हैं, देख रहे हैं। अभी ये प्रक्रिया चल रही है, जो नहीं कराएगा समय आने पर मुझे लगता है कि जो भी आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यक कदम होंगे जनता के हित में, प्रदेश के हित में, सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में नहीं हिचकेगी। अगर मैं बिल्डरों की तरफ से एक सवाल आपके सामने रखूं, जो आमतौर पर दलील दी जाती है बिल्डरों के प्रति, क्योंकि ग्राहकों की बातें तो मैं उसके बाद करूंगा आपसे,
उनका ये कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर पहले से मंदी की मार झेल रहा है और कई लोगों ने अपने पैसे कई जगह पर इन्वेस्ट कर रखे थे, जिसकी वजह से उन्हें भी पैसों की तंगी हो रही है और फ्लैट्स का ऑफटेक भी बहुत कम है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार सिर्फ उपभोक्ताओं के बारे में सोच रही है, बिल्डर्स के बारे में नहीं, या आप किसी तरह के इकोनॉमिक पैकेज की बात भी सोच सकते हैं जिससे दोनों तरह की समस्याओं का समाधान हो सके? देखिए, सरकार अगर एक तरफा सोचती तो अब तक हम लोग जितने भी बिल्डर्स थे उनकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके और बहुत सख्ती के साथ हम लोग पेश आ गए होते। ऐसा नहीं हुआ। हम FIR लॉन्च करके तमाम बिल्डर्स को उठा करके बंद कर दिए होते, क्योंकि उन लोगों ने बहुत फ्रॉड किया है जी। हम लोगों ने इसको भी नहीं किया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सब मामले लिटिगेशन में जाएं। हम लोग ये चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। ये समस्या एक दिन में नहीं आई है, पिछले 12-15 वर्षों की समस्या है। एक दिन में सुलझेगी नहीं। संवाद बना करके पहले तीनों CO को इस पे लगाया गया था, बाद में 3 मंत्रियों की एक कमेटी को विशेष रूप से इसमें लगाया गया और उनके द्वारा बहुत तेज़ी के साथ इस पे बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ भी हुआ है। एक कैटेगरी इसीलिए तय की गई है जी, जहां पर उनको शासन के स्तर से मदद दी जानी है, वहां पर उनको मदद दी भी गई है। जहां पर को डेवलपर दिया जाना है, सरकार उसमें उनकी मदद कर रही है। और जहां पर लगता है कि इन दोनों से काम नहीं चलेगा तो उसमें सरकार फिर अपने अनुसार उसमें कदम भी उठानी जा रही है। ये सारी कार्रवाई दोनों के हितों को ध्यान में रख करके जी, बायर्स का भी हित हो, बिल्डर का भी अहित न हो। रेरा के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था दे दी गई है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट आप रियल एस्टेट का चलाना चाहते हैं जी, तो आप 70% जो पूंजी है जो आप बायर से लेंगे, उस पूंजी का उपयोग कहीं अन्यत्र दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते, आप वहीं करेंगे। रेरा उस बात की गारंटी प्रत्येक बायर्स को देती है कि कोई भी बिल्डर कहीं भी चीटिंग न करने पाए जी। और जब रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो मुझे लगता है उपभोक्ता के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने की गारंटी उसके माध्यम से दी जा सकती है। इसलिए एक संवाद से समस्या का समाधान की दिशा में सरकार बढ़ रही है। लेकिन मैंने इस बारे में कहा भी है पहले भी कि आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार कोई भी सख्त कदम उठाने में हिचकेगी नहीं। अगर इन सब के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो रेरा पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए भी मुझे लगता है उसके बाद अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री जी, एक और मुद्दा है जिसे लेकर चाहे आप उपभोक्ताओं की बात करें या फिर आप बिल्डर्स की बात करें, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जिनके ज़रिए तमाम रेगुलेटरीज मैकेनिज़्म चलता है, कहा जाता है कि वहाँ भ्रष्टाचार की बातें भी हैं, नौकरशाही और लाल फीताशाही की बातें भी हैं। आपकी सरकार के आने की वजह से कम पिछले 8 महीने में इन तमाम चीज़ों पर नकेल लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये आश्वासन आप दोनों पक्षों को दे सकते हैं कि अथॉरिटीज़ की वजह से दिक्कतें नहीं होंगी? देखिए, जो ये समस्या पैदा हुई है जी, इस समस्या में बिल्डर्स तो दोषी है ही, लेकिन पिछली सरकारें और अथॉरिटी भी इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। समय से किसी भी मुद्दे पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होना, समय से समस्या का समाधान न होना, इसके पीछे एक कारण रहा है। लेकिन पिछले 8 महीनों के दौरान इस पर कार्रवाई हुई है। अब अथॉरिटी के स्तर पर कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। और हम लोगों ने अपना जो मंत्रिमंडल समूह वहाँ इस बात के लिए तैनात किया, इसी बात को लेकर के किया है जी, कि कहीं भी अथॉरिटी के स्तर पर कहीं भी कोई समस्या बिल्डर्स के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट में ही समस्याएं होती थी जी। लेकिन इसको एक टाइम बाउंड कर दिया गया है और उसको हम लोग पूरी तत्परता के साथ उन कार्यों को करने जा रहे हैं। मुझे नहीं, मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार के स्तर पर या अथॉरिटी के स्तर पर जी, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति अपनी जवाबदेही के साथ कार्य नहीं करेगा
तो मुझे लगता है कि फिर उसके बारे में सरकार सोचेगी। मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ दर्शक हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आनंदा ग्रुप से दीक्षित जी अभी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीक्षित जी, पूछें आप अपना सवाल। योग और बिजनेस के बीच में बैलेंस बनाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा मेरा भी मार्गदर्शन करें। मेरे कुछ सवाल लगता है इन्होंने ही पूछ लिए। देखिए, अपने कार्य के प्रति व्यक्ति की कुशलता, मुझे लगता है आपके लिए तो सबसे अच्छा मंत्र हो सकता है योगः कर्मसु कौशलम, ठीक है ना। तो मुझे लगता है अपने कार्य के प्रति जितनी आपकी एकाग्रता होगी वही आपका योग है, और उस योग के माध्यम से जीवन की सफलता का मार्ग प्राप्त करना, इससे बड़ी दीक्षा आपके लिए और दूसरी नहीं हो सकती। आपका कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है, आपका शेड्यूल जब हम लोगों ने देखा तो हम सब लोग न्यूज़ रूम में यही बात कर रहे थे कि क्या ह्यूमनली पॉसिबल है किसी आदमी के लिए इतना वक्त निकाल लेना और उसके बाद खुद आध्यात्म से अपने आप को जोड़े रखना भी। कैसे संभव कर पाते हैं आप इसे? देखिए, हर एक कार्य का अपना वक्त होता है। मुझे लगता है कि योग की जो परिभाषा है, सामान्य रूप से हम लोगों ने आसन को योग मान लिया। योग की इतनी विधाएं हैं जी, आप अपना कार्य करते हुए भी योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, सामान्य दिनचर्या को चलाते हुए भी उन क्रियाओं को कर सकते हैं। खैर, मैं उसके तह में नहीं आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस विश्वास के साथ अपना समर्थन दिया है जी, अपना सहयोग दिया है, उसके प्रति हम सब की एक जवाबदेही है, और उस जवाबदेही को निर्वहन करने के लिए हम सबको, मुझे लगता है कि जो एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, तो हर व्यक्ति प्रयास करता है, हमारे मंत्रिमंडल का हर सदस्य प्रयास करता है कि हम अधिक से अधिक समय उस कार्य को दें जी, उन योजनाओं को दें, स्टेट की अपनी जनता को दें। और मुझे लगता है कि जीवन में व्यक्ति जितना व्यस्त रहेगा जी, उतना ही मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो क्या बात है, बिल्कुल। जीवन के मस्त और व्यस्त रहने के लिए आवश्यक है कि उसको एक निरंतरता उसको देनी चाहिए। पानी में जब ठहराव आ जाता है ना जी, उसमें काई जम जाती है, तो कोई अपने को काई ना लगने दें। अच्छा है उसका व्यस्त रहना बहुत आवश्यक। आपके इसी दिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए जो आपने बिल्डर्स, मनमानी कर रहे बिल्डर्स को, पहले तो आपने काफ़ी उनको काफ़ी चुनौतियां दी, आपने उनको काफ़ी आपने पहले समझा बुझा के आपने करवाने का प्रयास किया, और उसके बाद आपने नियम बनाए, और नियम बनाने के पश्चात आपने कई बार उनकी लगाम भी कसने की जो कोशिश की है, उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? ये एक आम जनता का प्रश्न है। देखिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सरकार और प्रदेश की सरकार की दिशा और प्रदेश सरकार की कार्य पद्धति को सराहा है। मैं आपके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, और जो बायर्स हैं ये सब आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। स्वाभाविक रूप से उनके हितों को संरक्षित करना ये किसी भी सरकार का न केवल दायित्व है, अपितु ये हम सब का एक राजकीय कर्तव्य भी है। और अपने इस राजकीय कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि मामला अनावश्यक रूप से किसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बने और फिर वर्षों वर्षों लगे। इसलिए पहले संवाद बनाने का प्रयास हुआ है। संवाद से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
संवाद के बाद आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने रेरा को प्रदेश के अंदर लागू किया है। साथ ही साथ अपने वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति इस दृष्टि से जो सबसे प्रभावित क्षेत्र था नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का, उसको देखने के लिए गठित करते हुए उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उन्हें वहाँ पर स्पेशली लगाया है। प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जहाँ इस प्रकार की समस्याएं होंगी उसका भी समाधान हम लोग इसी ढंग से करेंगे। लेकिन हाँ, प्रदेश के अंदर मैं आम जनमानस को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि प्रदेश की हमारी सरकार उनके हितों को संरक्षण देने के लिए सदैव तत्पर रहेगी और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे हमारी सरकार उठाने में नहीं हिचकेगी। आपकी अध्यक्षता में, आपके नेतृत्व में पूरे राष्ट्र को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश तरक्की के एक नया मुकाम को हासिल करेगा और देश के लिए नहीं, संपूर्ण जितने भी स्टेट्स हैं उसमें एक नया रोल मॉडल बनेगा। इसमें सर आपका क्या विज़न है? थैंक यू। देखिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन में कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे जो भी हमारी पार्टी ने या हमारे श्रेष्ठ जनों ने जिन मूल्यों, जिन आदर्शों की स्थापना की है, हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ा सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने 2017 के चुनाव के पूर्व जो वायदे किए थे उनको एक एक करके पूरा करना, यह कल्पना करना कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, ये तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बेईमानी होगी। लेकिन हम उनको फेज वाइज लेंगे, चरणबद्ध ढंग से इन सब वायदों को हम समाधान निकालेंगे। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत पोटेंशियल है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन सकता है, सबसे खुशहाल प्रदेश बन सकता है। प्रकृति और परमात्मा की इतनी कृपा उत्तर प्रदेश में है, हम इसको करने में सफल होंगे। एक प्रश्न मेरा ये है कि ज़मीन जो है बहुत लिमिटेड है हम लोगों के पास, ज़मीन को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं और उसी ज़मीन के अंदर हमें सभी लोगों को आवास मुहैया कराना है। तो मैं देख रहा हूँ कि शायद नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में एक अलग FAR का है, जबकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जो आवास विकास वहीं गाजियाबाद में लगा हुआ है वहाँ FAR कम है। तो मैं चाहूँगा कि सारी प्राधिकरणों में नोएडा में इतना FAR है उतना ही FAR वहाँ पे दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक ज़मीन का हम सदुपयोग करके सस्ते मकान लोगों को उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। देखिए, सबको अपना घर हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा भी है और उन्होंने 2022 का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम लोगों ने भी अपने सभी अथॉरिटी को, आवास विकास परिषद को, नगर निकायों को, सबको इस बारे में कहा कि भूमि संबंधी जो कड़े नियम हैं उसका और सरलीकरण किया जाए। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सबके लिए नियम अधिकाधिक सरल हों और ख़ासतौर पर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हम लोग प्रदेश के हर व्यक्ति को आवास दे सकें। हम एफोर्डेबल हाउसिंग की भी एक योजना प्रदेश के अंदर चलाने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें हम बहुत सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना में तो शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख की सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं इसमें। तो जो लोग भी इसमें आएंगे हम उसको सुविधाएं देंगे और उनके लिए नियमों को और अधिकाधिक सरल बनाएंगे, जिससे लोग आ भी सकें, बिजनेस भी बढ़ सकें और आम जनता को घर भी मिल सकें। हम लोगों को यह जानकारी है कि आप सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाते हैं, इतनी कम नींद लेते हैं, तो इतनी कम नींद लेने के बाद भी इतना बड़ा कार्य पूरा प्रदेश को संभालना और जनता कैसे आराम से सोती है, एक तो ये जानना चाहता था। और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि अगले 10 वर्षों में आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आप इसको क्या देखते हैं और हम लोग इसको किस सोपान पर देख सकते हैं? देखिए, अगर मैं सो जाऊंगा या हमारे मंत्री सो जाएंगे तो फिर आप लोग जगे रह जाएंगे। आप लोगों की खुशहाली के लिए और आप लोग चैन की नींद सो सकें, इसके लिए हम लोगों को देर रात्रि तक जगना पड़ता है। और प्रातः, मैं एक योगी भी हूँ,
तुम्हारे जितने भी अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म होते हैं सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही संपन्न होते हैं, तो मुझे 4 बजे जल्दी जगना भी पड़ता है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश सरकार प्रदेश में प्रत्येक तबके के लिए बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और सरकार ने जो अपना कार्ययोजना तैयार की है, वह कार्ययोजना उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में, अगर आप 10 वर्ष का आपने जो एक हम लोगों को एक टारगेट दिया है, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश अगर इसी प्रकार से आगे बढ़े, 8 महीने में जिस प्रकार से एक गति पकड़ी है, स्पीड इसी रूप में बढ़ेगी, तो मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश 10 वर्ष में देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा, सबसे खुशहाल प्रदेश होगा और देश के अंदर उत्तर प्रदेश के नागरिक की जो पर कैपिटा इनकम है वो सर्वाधिक होगी। यूपी एक्ट, रेरा एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना हर प्रोजेक्ट का कंपलसरी है। अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो रजिस्टर नहीं हुए और उससे अगर सेल होती है तो समस्या और बढ़ेगी। उसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें कोई भी किसी भी रियल एस्टेट के कारोबारी को अगर रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करना है तो उसको रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा उसके द्वारा की गई कि कोई भी कार्रवाई वह अवैध मानी जाएगी और उस पर फिर रेरा एक्ट के अंतर्गत हम कार्रवाई करने के लिए, मुझे लगता है कि कार्रवाई करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी। हमें उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करना है और इस दिशा से भारत सरकार ने जो कानून तैयार किया है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने उसी की तर्ज पर रेरा को लागू किया है और रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या न केवल बिल्डर के हितों को अपितु बायर्स के हितों को भी संरक्षित करता है। मुझे लगता है कि हर एक को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करा करके एक तो वह प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस विश्वास को अर्जित कर सकता है कि मैं रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हूँ। तो जो एक सामान्य बायर्स के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि उसके साथ कोई भी चीटिंग कर ले, पैसा लेकर के पैसा कहीं और जगह लगा लेगा, तो इसके माध्यम से नहीं हो पाएगा। यह विश्वास बड़ी बात है। और रियल एस्टेट में जो ये आज मंदी आई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है, ये विश्वसनीयता का अभाव भी है। लोग इस बात से भयभीत हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसा लगाएंगे, बिल्डर हमारा पूरा पैसा लेकर के भाग जाएगा या कहीं और जगह वह खर्च कर देगा, दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा देगा। आज जो कुछ जो रियल एस्टेट की कंपनियां उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है उसके पीछे कारण यही है। हर एक रजिस्ट्रेशन कराएं। उत्तर प्रदेश में तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी बहुत कम है। मुझे लगता है कि लोगों को उत्तर प्रदेश से कई गुना ज़्यादा अन्य राज्यों में है, तो उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन लोग कराएं और स्वयं भी विश्वास के पात्र बने और अन्य सामान्य जन के विश्वास को भी अर्जित करें। क्या कांग्रेस को आज इस बात का डर सता रहा है कि आप राम मंदिर अगर बनवाने में आपकी सक्रिय भूमिका होगी तो आपकी सरकार की वाहवाही होगी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, जो कार्य होना है जी, भगवान राम ने जो चाह लिया होगा, कांग्रेस के चाहने से वो टल नहीं सकता है, ये तो होकर के रहेगा। और मुझे लगता है कि अयोध्या में भगवान राम से जुड़े हुए जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान जी, अगर समाधान होना है तो होगा, लेकिन कांग्रेस एक्सपोज हो गई है देश के सामने। एक तरफ आप मंदिर जाएंगे, दूसरी तरफ विरोध करेंगे, एक तरफ मंदिर जाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। एक तरफ आप जाएंगे, अपने को जनेऊधारी हिंदू कहेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि मुझे हिंदुओं से डर है, लश्कर तोयबा से नहीं है। एक तरफ आप राम भक्तों के मारे जाने पर एक भी शब्द सहानुभूति के आपके नहीं निकलते हैं, लेकिन एक आतंकवादी के मारे जाने पर, पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपकी कथनी और करनी में
आपके अंतर को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य वक्त न्यूज़ नेशन के लिए निकाला। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार रेरा को लेकर ठोस कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी भी ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वायदों पर खरी उतरेगी।